हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपने कई बार एक फ्रेज सुना होगा कि आपको अपने बड़े बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या है? उस वजह को हम बोल सकते हैं टाइमलेस विजडम। टाइमलेस विजडम का मतलब होता है कि कुछ चीजें आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस से गैदर करते हो और वो चीजें आप पास ऑन करते हो अपनी आगे वाली जनरेशंस को, और अगर वो आगे वाली जनरेशन उन बातों को इंप्लीमेंट कर ले जल्दी अपनी लाइफ में, तो उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं आपको मार्केट की टाइमलेस विजडम समझाऊंगा, कुछ बहुत नामी गिरामी दिग्गज इन्वेस्टर्स की बातों के थ्रू। तो मैं अपने 8 फेवरेट कोट्स आपके सामने समराइज करूंगा। ये कोट्स मैंने डिफरेंट बुक से उठाए हैं। मैं उनके पीछे का मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और आज के मार्केट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मैं आपको रेलेवेंट एग्जांपल्स भी दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपकी नॉलेज एनहांस हो तो कृपया करके लाइक जरूर करिएगा। इनफैक्ट लाइक कर दीजिए जिससे कि इस तरीके के वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला कोट जो आता है वो आता है रॉबर्ट जी एलन के थ्रू। तो उनका कोट कहता है कि हाउ मेनी मिलियनेयर्स डू यू नो हु हैव बिकम अ मिलियनेयर बाय इन्वेस्टिंग इन सेविंग्स फंड्स। और ये बहुत ही रेलेवेंट बात है आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि हम अपना पैसा एफडीज में रखें, सेविंग्स अकाउंट में रखें, करंट अकाउंट में रखें, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो इससे रिलेटेड आपको कुछ मुख्य बातें समझनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जो रिटेल निवेशक होता है वो अपनी रिस्क एलिमिनेट करने के पीछे भागता है, ना कि रिस्क मैनेज करने के पीछे। मैं ये सेंटेंस फिर से बोलता हूं कि जो रिटेल निवेशक होता है वो अपनी रिस्क हमेशा एलिमिनेट करना चाहता है कि बिल्कुल खत्म ही कर दूंगा मैं अपनी रिस्क, लेकिन उसको रिस्क मैनेजमेंट का ज्ञान बहुत कम है। तो इसलिए हम करते क्या है कि हम अपना अधिकतर पैसा या तो सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देंगे। आजकल सेविंग्स अकाउंट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? हार्डली 2 या 3%। सिमिलरली हम अपना अधिकतर पैसा एफडीज में डाल देंगे, उसमें हमें रिटर्न कितना मिलता है? 5 से 6%। अब आप पूछोगे कि यार 5-6% रिटर्न कमाने में बुराई क्या है? मुझे तो ठीक ठाक ही लगते हैं 5-6%। देखिए, एब्सोल्यूट सेंस में 5 से 6% खराब नहीं है, लेकिन आपको रिटर्न देखना पड़ेगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेट। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट होता है प्याज टमाटर के रेट बढ़ जाना या जनरल महंगाई बढ़ जाना। तो मान लीजिए महंगाई 6 या 7% से ग्रो करती है और आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में 5 से 6% पे ग्रो करता है, तो आपका अगले साल 100 रुपए अगर आपने बैंक एफडी में डाला हुआ है तो वो कितना हो जाएगा? वो अगले साल 99 रुपए हो जाएगा इन रियल टर्म्स। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसके पीछे मैं आपको थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल स्टडी भी दे देता हूं। यहां पे मैं आपको 2 चार्ट्स दिखाता हूं। पहला चार्ट है जो फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स है इंडिया में, उसका उतार चढ़ाव। तो आप देख सकते हो जो एफडी रेट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल 94-95 में एफडी रेट्स जो थे वो थे 12 से 13%, जो आज रह गए हैं मात्र 5 से 6%। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। बाकी की आधी कहानी आती है जो है इन्फ्लेशन रेट, कि वो किस गति से ऊपर नीचे गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि इन्फ्लेशन रेट भी काफी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 95-96 के आसपास जाओ तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट करीब 13 से 14% था। आपको एफडी रेट मिल रहा था 12%, तो तब भी आपका नुकसान होता था। और अगर आप आज जाओ तो आज इन्फ्लेशन रेट है करीब 6 से 7% और एफडी रेट कितना है? एफडी रेट है 5%। तो एक सिस्टमैटिक इशू क्या निकल के आता है? सिस्टमैटिक इशू ये निकल के आता है कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा डालोगे तो आप कंसिस्टेंटली अपने पैसे का नुकसान करोगे। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में रखोगे तो वहां पे तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा, वहां पे तो आपको मात्र 2 या 3% रिटर्न ही मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है और हमारे लिए लर्निंग लेसन क्या है? लर्निंग लेसन ये है, जैसा कि रॉबर्ट जी एलन ने बोला कि देखो, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके आज तक कोई मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं बना है और आप भी नहीं बनने वाले। सिंपली क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आपका पैसा खाता रहेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रिस्क मैनेज करना सीखें। कंप्लीटली रिस्क एलिमिनेट करने के पीछे भागोगे तो खुद ही का नुकसान करोगे। तो अब नेचुरल सवाल आता है कि अच्छा चलो रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ हमें कन्वेंशनल विजडम मिल सकती है? तो बिल्कुल मिल सकती है। एंड उसके लिए हम चलते हैं कोट नंबर 2 की तरफ, और ये कोट आता है वॉरेन बफेट जी की तरफ से। तो वॉरेन बफेट जी के बारे में सबको पता है कि वो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है, और उनका कोट ये कहता है कि आई विल टेल यू हाउ टू बिकम रिच, just close the door and be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। So ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कोट हो गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हो, इसको बोलते हैं मार्केट मूड इंडेक्स। अगर आप गूगल करोगे मार्केट मूड इंडेक्स तो आपको आराम से ये इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मंडे 26 सितंबर को, तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है, क्योंकि मार्केट 1-1.5-2% गिर गया है और लोगों में त्राही त्राही मच गई है। तो हो क्या रहा है कि एवरीवन इज स्केयर्ड अबाउट
द मार्केट। तो ये जो कांटा जो है घड़ी का, ये क्या बता रहा है? ये एक्सट्रीम फियर बता रहा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जब हर कोई डरा हुआ है तो आपका फायदा क्या है कि आप भी डर जाओ ऐसे एनवायरनमेंट में? इसका आंसर आता है नहीं। आपको इस टाइप के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा ज्यादा ग्रीडी होना चाहिए। मैं आपको उसके पीछे की थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी बता देता हूं। मैंने आपको इकोनॉमिक्स का ये वाला चार्ट पहले भी समझाया था। अगर आपने ये चार्ट मिस कर दिया है तो यहाँ पे एक वीडियो है, आप यहाँ पे जाके पूरी इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। लेकिन मैं एक फटाफट से छोटा सा रिकैप कर देता हूं। इस इकोनॉमिक्स के ग्राफ को हम सप्लाई एंड डिमांड कर्व बोलते हैं। सप्लाई एंड डिमांड कर्व होता क्या है? ये सप्लाई कर्व क्या है? ये बताता है कि किसी स्टॉक की सप्लाई कितनी है, कि कितने लोग इस स्टॉक को बेचना चाहते हैं, और डिमांड क्या बताता है कि इस स्टॉक को कितने सारे लोग खरीदना चाहते हैं। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए HDFC बैंक के एग्जांपल से कि आज मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है, तो होगा क्या कि इस स्टॉक की सप्लाई बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग बेचना चाहेंगे कि भाई अब तो त्राही त्राही आ गई है, तो अब तो बेच के निकल लो सामान। और डिमांड क्या होगा? डिमांड गिर जाएगी। तो सप्लाई क्या हुई? सप्लाई बढ़ गई और डिमांड गिर गई। तो अगर सप्लाई बढ़ती है तो होगा क्या कि सप्लाई कर्व यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और डिमांड कर्व यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन गया आपका नया इंटरसेक्शन पॉइंट P2। इससे पहले क्या था? P1। तो P1 क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो मान लीजिए HDFC बैंक 1450 पे चल रहा था और अब गिर के ये पहुंच जाएगा 1400 रुपए पे। तो आपको ये स्टॉक पैनिक एनवायरनमेंट में सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है? आपको ये स्टॉक पैनिक एनवायरनमेंट में सस्ता मिल रहा है। तो इसीलिए जब हर कोई पैनिक कर रहा होता है तो आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए, ना कि बेचने चाहिए। सिमिलरली अगर ऑपोजिट हो रहा हो कि हर कोई ग्रीड दिखा रहा है कि भाई अब तो गाड़ी छूटने वाली है, बस खरीदते चलो स्टॉक, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा कॉशन बरतना चाहिए। तो ये कोट जो वॉरेन बफेट जी का है, ये एकदम एप्ट है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। अब चलते हैं तीसरे कोट की तरफ, और ये आता है लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच की तरफ से। इन्होंने काफी सारी स्टॉक मार्केट्स पे बुक्स भी लिखी हैं, अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। इनका एक बहुत ही वंडरफुल कोट है जो इनफैक्ट वॉरेन बफेट जी ने भी बोरो करा था अपनी एक इन्वेस्टर मीट के लिए। तो उसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप एक बार गूगल करके पढ़िएगा। लेकिन कोट ये कहता है कि सेलिंग योर विनर्स एंड होल्डिंग योर लूजर्स इज लाइक कटिंग रोजेस एंड वाटरिंग द वीड। अच्छा, अब इसको मैं सिंपल भाषा में एक HUL के एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको HUL का एक बहुत क्विक एनालिसिस करके बताता हूं एंड फिर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा एंड उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सेल्स डेटा या रेवेन्यू डेटा दिखाता हूं HUL का 2011 से। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसके रेवेन्यूज बढ़ते ही चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा एक भी साल नहीं है जब HUL के रेवेन्यूज कम हुए हों। चलिए यही एक्सरसाइज अपन प्रॉफिट्स के बारे में करते हैं। तो प्रॉफिट्स, ऐसा एक साल आप मुझे बता दीजिए जब इसके प्रॉफिट्स कम हुए हो। ये एक 2015-16 में एक अब्रेजन था, लेकिन जनरली हमेशा प्रॉफिट्स भी ऊपर गए हैं। अच्छा चलिए देखते हैं कि इस कंपनी पे डेट है कि नहीं। तो डेट भी नहीं है, मात्र 2% की डेट है। अच्छा चलिए स्टॉक प्राइस के बारे में बात करते हैं कि अगर आप जनरली इसका ट्रेंड पकड़े तो इसका ट्रेंड कैसा है? इसका ट्रेंड जनरली ऊपर जाने वाला ही है। अब फाइनल क्वेश्चन कि जिस तरीके के प्रोडक्ट्स HUL बेचता है, फॉर एग्जाम्पल सोप हो गए, साबुन हो गए, क्रीम हो गई, क्या इस तरीके के प्रोडक्ट्स लोग आगे चल के यूज करना छोड़ देंगे या ये प्रोडक्ट यूज होते ही चले जाएंगे? तो इसका शॉर्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा कि लोग इस तरीके के स्टिकी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको यूज करना छोड़ देंगे। तो यहां पे आपके पास एक कंपनी है जिसने हमेशा कंसिस्टेंट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, डेट है नहीं कंपनी पे, हमेशा इसका स्टॉक प्राइस बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन परेशानी क्या होती है कि जब ऐसे स्टॉक्स गिरते हैं तो लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं। अभी 2 या 3 महीने पहले HUL करीब करीब 2000 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, अब वो बढ़ के अभी हाल फिलहाल 2600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे सेफ स्टॉक में आप 25% रिटर्न आराम से बना सकते थे। अब आप बोलोगे अक्षत आप तो पोस्टमार्टम कर रहे हो। नहीं, मैंने इंग्लिश चैनल पे भी बनाया था, आप उस पर भी देख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, वो है TCS को लेके। अब आप TCS पे भी यही सेम एनालिसिस करके देख लो। अभी इतना पैनिक मचा हुआ है कि IT कंपनियां तो बिल्कुल बस खत्म है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसे स्टॉक्स में जाके निवेश करो कि नहीं करो, वो तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। मैं आपको किसी भी डायरेक्शन में पुश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिकल पॉइंट बोल रहा हूं कि कृपया करके जो आपके पास अच्छे स्टॉक्स होते हैं उसको आप पैनिक सिचुएशन में ना बेचें। जब ये स्टॉक्स ग्रोथ मार्केट में रिटर्न दे रहे होते हैं तब भी आपको कुछ खास चहलकदमी करने की जरूरत नहीं है इन स्टॉक्स में, जब तक आपको कुछ ऐसे इंडिकेशन नहीं मिलते कि इस कंपनी के आसपास कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये कंपनी अपनी मार्केट डोमिनेंस प्रिजर्व नहीं कर पाएगी। उस सिचुएशन में बेच दीजिए स्टॉक। लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं लग रही तो जबरदस्ती करके अपने अच्छे स्टॉक्स ना बेचें। अब चौथा कोट आता है कार्लोस स्लिम के थ्रू एंड ये कोट है, विद अ गुड पर्सपेक्टिव ऑन हिस्ट्री वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड दस अ वेरी क्लियर विजन ऑफ द फ्यूचर। इनफैक्ट विंस्टन चर्चिल ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट दिया था जो कुछ ऐसा था,
उन्होंने बोला था कि आप हिस्ट्री में जितना पीछे पलट के देखें और हिस्ट्री को समझें, उतना ज्यादा स्ट्रांगली आप फ्यूचर को भी समझ पाएंगे। मैं आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि ये स्टॉक मार्केट में कैसे रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि 2020-21 के आसपास बहुत सारी स्टार्टअप्स ने आईपीओ निकाले। जोमैटो ने अपना आईपीओ निकाला, नायका ने अपना आईपीओ निकाला, नामी गिरामी दिग्गज कंपनियों ने अपने आईपीओ निकाले। मैं अपने चैनल पे बोल बोल के थक गया कि कृपया करके इन्वेस्ट ना करें, कोई खास फायदा नहीं है आईपीओ में इन्वेस्ट करने का, स्पेशली ऐसे आईपीओ में जिनमें कोई रेवेन्यू हिस्ट्री नहीं है, जिनमें कोई प्रॉफिट हिस्ट्री नहीं है। लेकिन लोगों ने भर भर के अपना पैसा लगाया और खोया। अब आपको करना क्या था? आपको सिंपल एक जाके .com बबल पे हिस्ट्री पढ़नी थी। .com बबल पे क्या हुआ था कि अराउंड सन 2000 के आसपास बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनी थी जिनके रेवेन्यूज कुछ थे नहीं, प्रॉफिट्स कुछ थे नहीं, उन्होंने फंडिंग भर भर के उठा रखी थी और उनके बिजनेस चले नहीं और वो कंपनियां डूब गई। आउट ऑफ 100 में भी 1 या 2 कंपनी जैसे अमेजॉन थी वो सर्वाइव कर गई, लेकिन उसके अलावा मोस्टली कंपनियां डूब गई। अगर आपको इतनी बेसिक सी हिस्ट्री पता होती तो आप आईपीओ में भर भर के पैसा 2020 में नहीं लगाते। अब आप बोलोगे कि अक्षत आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। नहीं, मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा हूं। इनफैक्ट आज से 1 या 1.5 साल बाद आप देखोगे कि आईपीओ की फिर से भरमार शुरू हो जाएगी, तो कृपया करके फिर से ऐसी गलती ना करिएगा। अब चलते हैं 5वें कोट की तरफ और ये आता है जॉर्ज सोरोस से। जॉर्ज सोरोस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट दोनों में और बहुत लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं। इनका कोट बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कोट दिया है कि इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच मनी यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो रिटेल निवेशकों को समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला कनेक्टेड पॉइंट ये है कि जो भी निवेशक होता है मार्केट में, अगर वो 10 बेट्स लगाता है कि उसने आईटीसी खरीद लिया, एचयूएल खरीद लिया और 10 अच्छे स्टॉक्स भी खरीद लिए, तो भी उसमें रिस्क है कि उसकी 5 बेट गलत हो जाएंगी। और 50% हिट रेट स्टॉक मार्केट में होना एक अच्छा हिट रेट माना जाता है। तो पहली चीज आपको यह समझ में आना चाहिए कि एक अच्छा निवेशक वो होता है जो 50% से ज्यादा संभावना के साथ पैसा बना सके। कोई भी निवेशक का 100% हिट रेट कभी भी नहीं होगा। तो दूसरा रिलेटेड मुद्दा आता है कि यार हमारा 100% अगर हिट रेट नहीं है तो हम अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करें। तो पोर्टफोलियो आपको सेंसिबली डिजाइन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है और आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है। अब 10 स्टॉक में से आपने 9 स्टॉक तो खरीद लिए 100 रुपए के और बाकी जितना भी पैसा था वो आपने बाकी का एक स्टॉक में लगा दिया। तो आपका पोर्टफोलियो ओवर इन्वेस्ट या ओवर एक्सपोज हो गया है एक स्टॉक के प्रति, क्योंकि आपका 99.1% होल्डिंग किस स्टॉक में है? मात्र एक स्टॉक में। बाकी 9 स्टॉक में तो आपने 900 रुपए डाले। तो कृपया करके ऐसी गलतियां ना करें। अभी भी मैं इतने सारे इन्वेस्टरों से मिलता हूं जो बोलते हैं कि यार अक्षत देखो मुझे तो बहुत अच्छा स्कोप लग रहा है जोमैटो में या पेटीएम में या फलाना ढीमका कंपनी में। कोई गलत नहीं है, अगर आपको उन कंपनियों पे विश्वास है तो आप लगाइए, लेकिन आप अपनी रिस्क को हेज करके एक पोर्टफोलियो डिजाइन करके लगाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो कृपया करके 5 या 10% से ज्यादा पैसा किसी भी एक इंडिविजुअल स्टॉक में ना लगाएं। अगर आपने ओवर एक्सपोज करने की गलती नहीं करी है तो होगा ये कि आपके 1-2 स्टॉक्स में पैसे डूब भी जाएंगे, लेकिन जो आपके 7 या 8 स्टॉक्स बचे हैं उसमें से 3 या 4 आपको अच्छा रिटर्न दे देंगे, 3 या 4 एवरेज रिटर्न दे देंगे। तो होगा क्या कि ओवरऑल जो आपके 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है वो नेट पॉजिटिव रहेगा और आपको ठीक ठाक रिटर्न देके जाएगा। अब 6th कोट आता है जॉन वॉगल से, जिन्होंने पैसिव फंड इन्वेस्टिंग के फादर माने गए हैं। अब उनका कोट आता है कि डोंट लुक फॉर अ नीडल इन अ हेस्टेक, जस्ट बाय द हेस्टेक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हम जाके अपने आप को स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि यार हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए किसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, उसमें जाके हम भर भर के पैसा लगा देंगे अपना मकान बेच के और अगले साल तक बिलियनर बन जाएंगे। वो पैसा जो लगाते हैं वो भी डूब जाता है। तो आप इस एग्जाम्पल में कर क्या रहे थे? यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ नीडल इन अ हेस्टैक। नीडल इन अ हेस्टैक मतलब कि जैसे जो भैंसों को खिलाने वाला चारा होता है उसमें आप एक सुई फेंक दो और उस सुई को ढूंढ रहे हो। तो वही आप कर रहे हो कि आप एक स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक में पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कि मुझे नेक्स्ट मल्टी बैगर मिल जाएगा। तो ये मल्टी बैगर की खोज बंद कर दो, क्योंकि जो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ये मल्टी बैगर स्टॉक को बहुत ऊपर नीचे हिला देते हैं और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपका पैसा कहां उड़ गया। जैसे कि बिहार में चारा घोटाले के टाइम पे पूरा हेस्टैक ही उड़ गया था, तो वैसे के वैसे आपका सारा पैसा भी उड़ जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप नीडल इन अ हेस्टैक ना ढूंढें, पूरा का पूरा हेस्टैक खरीद लें। हेस्टैक खरीदने का मतलब मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। आप इसमें किसी भी पॉइंट पे जाके रेगुलर निवेश करते रहो। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने रेड डॉट्स बनाई है, आप किसी भी पॉइंट पे जाके निवेश कर दो और उसमें से 2 या 3 साल की विंडो निकालो, आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। अगर आपने सिस्टमैटिक फॉर्म में निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है तो आप कर क्या रहे हो? आप पूरा का पूरा हेस्टैक खरीद रहे हो, तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। अब कृपया करके कमेंट ये मत करिएगा कि लालू जी ने तो चारा उड़ा दिया था। अब वो पॉलिटिक्स की बात थी, हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 के इंडेक्स निवेश में आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो तो निफ्टी 50 इंडेक्स इन्वेस्टिंग आप आराम से कर सकते हो, उसमें आपको कोई नीडल ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा हेस्टैक
स्टैक खरीद रहे हो। अब नेक्स्ट कोट आता है पीटर लिंच के थ्रू फिर से, एंड अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग कोट है। ये कोट है कि नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट। ये थोड़ा सा एडवांस्ड रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ये उनके लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं HDFC में काफ़ी निवेश कर रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे मैं आपको 5 साल का रिटर्न बता देता हूँ HDFC बैंक का, और आप देख सकते हो कि इसने 5 साल में 60% से भी रिटर्न कम दिया है। आप बोलोगे कि 60% रिटर्न तो बहुत होता है 5 साल में, नहीं, बहुत कम होता है, स्पेशली फाइनेंस स्टॉक में। ऑन टॉप ऑफ दैट HDFC भारत का नंबर 1 बैंक है, ऑन टॉप ऑफ दैट उसके प्रॉफिट रेवेन्यूज बहुत अच्छे हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए तो मेरा अनुमान यह है कि HDFC बैंक आगे चल के अच्छा रिटर्न देगा, स्पेशली जब नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन आएगी। नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन का मतलब क्या, कि जब निफ्टी 18,200 को अगर पार करेगा तो पार तभी कर सकता है जब HDFC में रन अप आए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको भी मेरे नैरेटिव पे बिलीव करना चाहिए, आपका हो सकता है कुछ नैरेटिव हो। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं HDFC बैंक को क्यों ओन कर रहा हूं इस टाइम पे और मेरा टारगेट क्या है। अगर आपको ये समझ है तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाके निवेश करें। अब मान लीजिए आपको कोई अंकल मिल गए पार्क में, उनने बोला बेटा SBI बढ़ने वाला है, खरीद लो। आपने खरीद लिया। अब अंकल तो चले गए, उनने तो आपको कोई रैशनल बताया नहीं कि भाई उनने क्यों खरीदा, क्या करना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब मान लीजिए SBI बढ़ भी जाता है तो आप ये इमेजिन करते रहोगे कि मैं निकलूं कब। अब आपको कोई आइडिया नहीं है आपने खरीदा क्यों। तो कृपया करके जबरदस्ती यहाँ वहाँ की टिप्स सुन के इन्वेस्ट ना कर दें जब तक आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप इन्वेस्ट कर क्यों रहे हो। इंडिविजुअल पोजीशंस ना बनाएं। अब लास्ट कोट एक पर्सनल फाइनेंस कोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है और ये आता है डेव रैमसी से। तो इनका कहना है कि फाइनेंशियल पीस इजंट द एक्विजिशन ऑफ स्टफ, it's learning to live on less than you make so that you can give money back and have money to invest। ये स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिलेट होता है। मैं बहुत सारी डिबेट सुनता हूँ कि यार हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, पहले हम थोड़ा पैसा बना लें ट्रेडिंग से, उसके बाद हम इन्वेस्टर बन जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे निवेशक थे, फॉर एग्जाम्पल विजय केडिया जी, राकेश झुंझुनवाला जी, उन्होंने भी ऐसा किया था। इनफैक्ट विजय केडिया जी ने तो खुद बोला है कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। उनका खुद बहुत नुकसान हुआ था कई बार ट्रेडिंग करके। तो मैं ये एग्जाम्पल आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आजकल ये नैरेटिव चल पड़ा है कि अगर आपके पास 500 रुपए की कैपिटल है, आप FNO जाके कर लो तो आपके अगले महीने तक 50,000 बन जाएंगे। मे भी बन सकते हैं, मे भी नहीं बन सकते, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट हो पैसा कमाने के लिए तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाओगे। ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं आज के जमाने में। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आजकल ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। आजकल एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हो चुकी है। आप वही MACD RSI इंडिकेटर लगा लगा के आप सोचोगे कि यार मेरे को तो कोई नई स्ट्रैटेजी पता है, मेरा सेटअप बहुत अच्छा है, वो सेटअप सारे के सारे कॉपी हो जाते हैं। अगर कोई सेटअप काम करता हुआ दिखता है तो उस पर रोबो ट्रेडिंग होती है। तो जो भी आपका सेटअप है उस पर एक ना एक स्टेज पे जाके आप पैसा खोगे और बहुत बुरी तरह खोगे। तो कृपया ऐसे करके काम ना करें जिसपे आप स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट हो। आप स्टॉक मार्केट से तभी पैसा कमाओगे जब आपको उस पैसे की जरूरत नहीं होगी। इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल ये है कि जो भी पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, आज मान लीजिए आज 26 सितंबर 2022 है, तो आपको उस पैसे की जरूरत 26 सितंबर 2024 तक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको उस पैसे की जरूरत जेन्युइनली नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर पाओगे, वरना आप हर दिन स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते रहोगे और आपका BP बढ़ जाएगा, अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो कृपया करके ऐसी गलतियां ना करें। कृपया करके स्टॉक मार्केट पे डिपेंड ना हो पैसा कमाने के लिए। आप स्टॉक मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह लें, ना कि एक फुल टाइम जॉब की तरह। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन कोट से काफी कुछ सीखने को मिला है। अगर मिला है तो कृपया करके लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा।